ऑपरेशन सिंदूर में जो भी टाइम मिला उसमें घुस के मार लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इतना घुस के मारा कि उसके बाद मतलब और घुसने की संभावना यही थी कि हम अफगानिस्तान चले जाते। उन्होंने आके बड़ी बड़ी बातें बोली कि टीवी पे आके ना कि हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर, लेकिन मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एग्जाम्पल तो हमने दिखाया। 7 तारीख को जो हमला हुआ था उसमें टोटल 21 टारगेट थे जो पहले टेररिस्ट वाले हमको स्ट्राइक करने थे। 2 टारगेट इंडियन एयरफोर्स को मिले और बाकी 7 टारगेट जो थे वो इंडियन आर्मी ने कोऑर्डिनेशन के साथ किए थे, परंतु 2 टारगेट्स मुरीद के और भावलपुर जो एक्चुअली गहराई में थे, उनके ऊपर जो हमला किया गया वो इंडियन एयरफोर्स ने किया। और वो खतरनाक हमले थे क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है आपके लिए, पाकिस्तानी आर्मी तैयार है आपके लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खूबसूरत बात जो सारी दुनिया इस समय अप्रिशिएट कर रही है और मैं एज अ टैक्टिशियन एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, वो कि बिल्कुल सही लेवल पे जाके उसको खत्म किया गया जहां पाकिस्तान को मेरे विचार से सबसे ज्यादा दर्द हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेटमेंट हिंदी पर देखने के लिए अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि पॉडकास्ट बेबाक। खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले। हवाई जहाज आप उड़ते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन कार्तिकेय काले साहब से जानेंगे कि लड़ाई आसमान में कैसे होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, आज दुनिया बदलती क्यों जा रही है, जंग में के मैदान में आसमान का इस्तेमाल बहुत होने लगा है, जमीन छूने से क्यों कतरा रहे हैं, और अगर जमीन छूती है फौज किसी देश की दुश्मन की जाके जमीन पे खड़ी होती है तो फिर क्या होता है। कार्तिकेय सर, स्वागत है स्टेटमेंट हिंदी में। आपका सर अनुभव, हम शुरुआत पहले आपसे ही कर लेते हैं कि एयरफोर्स ही कार्तिकेय काले ने क्यों चुनी। हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, या मतलब आपने दिल्ली से पढ़ाई की और उसके बाद बैकग्राउंड तो आपका कोई नहीं था, फादर या ग्रैंडफादर आर्मी में या एयरफोर्स में, कार्तिकेय काले के मन में कब आई कि मुझे तो एयरफोर्स ज्वाइन करनी है? देखिए, इसका श्रेय तो मैं अपने पिताजी को ही देता हूँ, बिकॉज मेरे पिताजी ने देशभक्ति की जो भावना है वो बचपन से ही हमारे मन में भर दी थी। हम 4 भाई हैं और हमारे मन में ये भावना भर दी थी, और जब ये भावना भरी तब इस भावना को किस तरह से हम पूर्ण करेंगे ये किसी के मन में था नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फौज में जाऊंगा, परंतु देशभक्ति की भावना हमेशा से थी। और फिर जब मैं कॉलेज की तरफ आया तो किस्मत से एक एनसीसी यूनिट है दिल्ली में, नंबर 1 दिल्ली एयरविंग, उसकी तरफ मेरे कुछ दोस्त सिलेक्ट होने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ ऐसी हंसी मजाक में चला गया, मैं सिलेक्ट हो गया, वो रह गए, और धीरे धीरे फिर मैं वहाँ से दिल्ली का बेस्ट कैडेट बन गया। फिर कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर विदेश चला गया एनसीसी की तरफ से। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे को लगने लगा कि शायद मैं इसी जीवन के लिए बिल्कुल फिट हूँ, और वहाँ थोड़ी फ्लाइंग भी करी, ग्लाइडर फ्लाइंग भी करी, और साथ में एनसीसी का जिस तरह से देशभक्ति का एक माहौल था वो देख के मुझे लगा कि शायद फौज ही मेरे लिए जो है वो सही गंतव्य है। ये उत्तराखंडियों ने कोई इस नाम का दीपक जला के जमीन में पहाड़ों में गाड़ा हुआ है कि उस धरती पे उत्तराखंड की जो जन्म लेगा वो बहादुरी करेगा, सेना की सरहदों पे सेना में भर्ती होगा और सरहदों की रक्षा में ही कुर्बान होगा, जिएगा और मरेगा। देखिए, तो उत्तराखंड की देवभूमि में जो मिट्टी में जो देवताओं की, जो भगवान का जो आशीर्वाद है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है, और मैं ये कहूँगा कि साधारण भारतीयों का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो उसी के कारण शायद उस धरती पे कुछ ऐसी बात है कि जो भी उत्तराखंड में रहता है वो ये जरूर सोचता है कि देश के लिए ही कुछ करना है। और बाकी पहाड़ी लोग तो सिंपल होते ही हैं संजीव जी, हो तो बात। लेकिन आपने सर साधारण होकर असाधारण काम किया है, भारतीय वायुसेना में जीवन जिया है, वो भोगी नहीं है, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, देश को दिया है। सवाल ये है कि एक 18, 19, 20 साल का जब लड़का था कार्तिकेय काले, तो सर वायुसेना की तरफ सीधे रुझान नहीं था, पहले गए आप एनसीसी की तरफ, फिर वहां से माहौल बनना शुरू हुआ मानसिक तौर पर। जी, एक्चुअली मैं कानूनी अधिवक्ता बनना चाहता था, मैं तो लॉयर बनना चाहता था। मेरे दिमाग में यही था कि मैं आगे चल के लॉ करूंगा, कानून करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। बेसिकली जो एक 17-18 साल के बच्चे के मन में हमेशा से भाव होता है कि देशभक्ति है, अच्छे लोगों के साथ काम करूंगा, समाज का भला करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे पिताजी का नाम हो, मेरे खानदान का नाम हो, मेरा नाम हो और देश का नाम हो। और जब मैं एनसीसी में गया तो मैंने वहाँ देखा कि मतलब एक अलग ही माहौल है। देशभक्ति हमेशा मन में थी, तो यूनिफॉर्म में ढल गई, और फिर यूनिफॉर्म से प्रेम हो गया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे उस समय एनसीसी की वर्दी एयरविंग की नीली होती है, तो अब मुझे पता नहीं था बाद में एयरफोर्स की वर्दी भी नीली हो जाएगी। उस समय खाकी वर्दी होती थी,
तो खाकी वर्दी वाले जो सार्जेंट्स वगैरह होते थे, जो एयरमैन थे, जो हमें ट्रेनिंग देते थे, उनके साथ मैं जब बातचीत करता था तो मेरे को बहुत दिल में लगता था कि काश मैं एक दिन ना इनकी तरह कुछ करूं। और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, वैसे-वैसे पता चला कि केडर होता है, अलग-अलग एक एनसीसी की सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, सीडीएस एग्ज़ाम होता है, एनडीए वगैरह तो पहले छूट गया था, तो फिर हम जो है फिर उसके बाद जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और किस्मत से, प्रभु के आशीर्वाद से इमीडिएट सिलेक्शन हो गया। तो 88 दिसंबर में मैं जो है कमीशन भी हो गया था, तो 87 जून में ट्रेनिंग के लिए चला गया। एयरफोर्स में सर वो दुनिया एक अलग दुनिया है। वायुसेना किसी भी देश की हो दुनिया के, वो वायुसेना है। जी, अलग ही दुनिया, अलग जी। जीवन, अलग जिंदगी, अलग अनुभव है। जी संजीव। कितने साल नौकरी की वायुसेना की, भारतीय वायुसेना? 35 साल पूरे। 35 साल में सर जी। कभी हम तो देखते हैं कि फाइटर जेट उड़ाते हैं, बड़े बहादुर हैं, लड़ाके हैं हमारे वायुसैनिक अफसर। कभी कार्तिकेय काले को लगा कि गुरु, दिल और दिमाग दोनों का चक्कर है भारतीय वायुसेना, अगर एक भी कमजोर हुआ तो हार है? नहीं, नहीं, बिल्कुल लगा संजीव जी, ऐसा नहीं है। इनिशियली तो देखिए, जब ऐसा होता है कि हवाई उड़ान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली इंसान को आती नहीं है, तो सीखना पड़ता है। तो गुरुओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जितने भी सीनियर एयरफोर्स के पायलट थे, मेरे इंस्ट्रक्टर्स, उन्होंने हमेशा बहुत सही चीज़ सिखाई। और ये भारतीय वायुसेना की एक बहुत अच्छी मैं बात मानता हूँ कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इन ट्रेनिंग। यानी आप जो सीखते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस जो है, आप अपने ट्रेनीज को देते हैं, और ये एक बहुत ही पर्सनल बॉन्ड होता है बिटवीन अ इंस्ट्रक्टर एंड अ ट्रेनी। तो वो बॉन्ड था, उसके कारण फ्लाइंग सीखी। फ्लाइंग सीखने के समय बहुत डर भी लगता था कि गलती ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इंस्ट्रक्टर के हाव भाव देख के डर लगता था। जैसे पुराने गुरु शिष्य परंपरा में था, वैसे ही एक तरह की एयरफोर्स में परंपरा थी। परंतु उनके आशीर्वाद से सब ठीक हुआ, और फाइटर फ्लाइंग में मेरी रुचि थी। मैं फाइटर फ्लाइंग में आ गया, और उसके बाद मैंने फिर अलग अलग टाइप के फाइटर्स उड़ाए। डेफिनेटली जब फाइटर फ्लाइंग करते हैं, और जब मैंने फाइटर में, जब मैं थोड़ा सीनियर हो गया, कुछ कोर्सेज करने के बाद, फिर मैं कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए भारतीय वायुसेना का जो टॉप गन स्कूल है, उसको बोलते हैं टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट, एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो वहां पर मैं इंस्ट्रक्टर चला गया, 3.5 साल में वहाँ इंस्ट्रक्टर रहा। बहुत बच्चों को सिखाया कि लड़ाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और मेरी प्रभु से थोड़ी सी अच्छी सा उनका आशीर्वाद था, तो ऑपरेशनल मतलब संक्रिया में हर जगह मेरी अपॉइंटमेंट्स होती रही, इंपॉर्टेंट जगहों पे, टिल मेरी रैंक ब्रिगेडियर की रही। और फिर मैं रिटायर हो गया कुछ समय बाद। परंतु बहुत अच्छा काम किया, और जैसा आप कह रहे हैं, पूरा टाइम हमेशा मन में यही रहा कि वायुसेना एक बहुत ही अच्छा परिवार है, एक बहुत ही अच्छा जीवन है। और साथ में उसके ऊपर जो देशभक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भाव है, मतलब मेहनत से काम करना है, सच्चाई से काम करना है, बिल्कुल किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है, वो भाव भी था। डर तो उस भाव में लगता ही है, कहीं कोई कमी ना हो जाए। वो प्रेशर तो हमेशा से ही रहता है कि कोई कमी ना हो जाए, देश के कार्य में कहीं पर हम पीछे ना छूट जाएं। और स्पेशली बिकॉज ये भी सिखाया जाता है कि हम आखिरी, एक तरह से ना, हम आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस हैं। कोई देश यदि वॉर में जाता है, लड़ाई में जाता है, तो तभी जाता है जब बाकी सब चीज़ें जो हैं फेल हो जाती हैं। तो वो लड़ाई में यदि जाता है, तो लड़ाई में उसके उस समय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अलावा उसके पास और कोई डिफेंस होता नहीं है। तो हम आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। यदि हम ही फेल हो गए, तो फिर तो देश ही फेल हो गया। कुल जमा भारतीय वायुसेना के आसमान में उड़ते, कलाबाजियां खाते वायु सैनिकों को अपने जहाजों में देखते हो ना, खुश होते हो, ताली बजाते हो। खतरनाक खेल है, जिससे कार्तिकेय काले जैसे जाबाज खेलते हैं, ऐसे जैसे बच्चे सड़क पे छोटी साइकिल पे खेलते हैं। आसमान में उड़ते कलाबाजियां खाते हवाई जहाज, लड़ाकू विमान अच्छे लगते हैं, लेकिन खतरों से खेलना बहुत मुश्किल है। जहां गलती की माफी नहीं है, सिर्फ सजा है। कार्तिकेय काले रिटायर्ड एयर कमांडर, भारतीय वायुसेना, बात कर रहे हैं स्टेट में हिंदी से बेबाक तरीके से, पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा में। सर, जिंदगी बहुत अलग होती है, दुनिया अलग है। लोग साइकिल चलाने में भी बहुत हिचकिचाते हैं। वायु सैनिक जो है वो सीधा, और फाइटर का तो और भी ज्यादा है। और सेकंड से नीचे फ्रेम आता है, वहां अगर गलती हो गई तो गलती, फिर एक्सक्यूज नहीं, माफी नहीं। जी। आपसे ज्यादा बेहतर स्ट्रीट मिरर के लिए, शायद ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि सर पूरा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ने सब दुनिया के सामने लड़ा। बेशक फौज हमारी तैयार थी, नौसेना हमारी तैयार थी, लेकिन ये हदबंदी थी कि अगर कहीं से दुश्मन अटैक करता है तो उसको जवाब देंगे। लेकिन हमला, वॉर जो किया था, वो भारतीय वायुसेना का था।
सर, गलतियां होती हैं, जी सफलताएं मिलती हैं, जी ऊपर नीचे चलता है। जी ऑपरेशन सिंदूर की वो बात बता दो जो अभी तक देश के टीवी चैनलों की महापंचायतों में 7-8 मई 2025 की रात से नहीं आई है। जानना चाहते हैं सर, आप क्योंकि फाइटर जेट के टीचर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, इसलिए हम जानना चाहते देखिए संजीव जी, वैसे तो बहुत ऑपरेशन सिंदूर पे विश्लेषण हो चुका है और विश्लेषण जो है कई ज्ञानियों ने भी किया है, एक्स एयरफोर्स के सीनियर अफसर हैं उन्होंने भी किया है। और उस समय जब सिंदूर चल रहा था तब मैंने भी उस पर विश्लेषण किया था कि किस तरह से हवाई हमले प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से लड़ाई प्रोग्रेस कर रही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। और बेसिकली समाज को ये दिखाने के लिए, स्पेशली भारतीयों को, क्योंकि हमारी जो नैरेटिव वॉरफेयर में जो कमी है, जो एक बहुत बड़ा लेसन इस लड़ाई में बाहर आई है कि नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे रह गए। पाकिस्तान ने 7 तारीख को कुछ कह दिया और सारा का सारी बात जो थी वो उसी पे चली गई कि कितने हवाई जहाज उन्होंने हमारी वायुसेना के नीचे गिराए, जबकि उस बात में कोई दम नहीं था। वो तथ्यात्मक बात बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने सरासर झूठ बोला, परंतु वो सरासर झूठ लोगों की जुबान पे और मन पे इतना चढ़ गया क्योंकि उन्होंने इतना चढ़ाया, और इंटरनेशनल मीडिया में भी और अपने थ्रू भी, और ऑफ कोर्स चीनियों ने उनकी बहुत मदद करी। पर उसमें फिर हम नैरेटिव वॉर में पीछे रह गए, हम ये एक्सप्लेनेशन ही देते रह गए, हाथ साफ ही एक तरह से साफ गोई करते रह गए कि नहीं नहीं भाई, हम इतना नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, तो मैं इस बात पे तो ज़्यादा कुछ टिप्पणी करूंगा नहीं। परंतु मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहली तारीख को जो 7 तारीख को जो हमला हुआ था, उसमें भारतीय वायुसेना ने जो प्रदर्शन किया, वो मेरे विचार से एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ टैक्टिकल स्पेशलिस्ट, अगर यदि मैं भी किसी लड़ाई को प्लान करता तो शायद इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता था। देखिए, उसमें टोटल 21 टारगेट थे जो पहले टेररिस्ट वाले हमको स्ट्राइक करने थे। उस 21 में से फाइनली जो है 9 टारगेट सिलेक्ट किए गए। उन 9 टारगेट्स में से 2 टारगेट इंडियन एयरफोर्स को मिले और बाकी 7 टारगेट जो थे वो इंडियन आर्मी ने कोऑर्डिनेशन के साथ किए। ये ये जो है ना बात, लोग जनरली बोलते नहीं है, परंतु मैं इसको ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात सही है। और जो इंडियन आर्मी से कहने का मतलब है कि जो हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे, लॉइटरिंग ड्रोन्स, तो ड्रोन्स से उन पे हमला किया गया, ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज म्यूनिशंस पे, यानी क्योंकि वो डिस्टेंस जो था टारगेट्स का 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था, तो हमारी वो आर्मी के लॉन्ग रेंज म्यूनिशन के रीच में थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा दूर थे, परंतु 2 टारगेट्स मुरीद के और भावलपुर जो एक्चुअली गहराई में थे, उनके ऊपर जो हमला किया गया वो इंडियन एयरफोर्स ने किया। और वो खतरनाक हमले थे क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अंदर जाना पड़ेगा, आप अंदर जाएंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार है आपके लिए, पाकिस्तानी आर्मी तैयार है आपके लिए, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर ज्यादा हमला हो सकता है। अपने बाउंड्री में खड़े रह के हथियार फेंकने एक अलग बात है, और दूसरे के देश में जाके जो है एक्टिवली अपना हथियार चलाना वो अलग बात है। तो भारतीय वायुसेना ने वो किया, तो 2 जो स्ट्राइक्स हुए थे, दोनों जो एलईटी और जेईएम के बड़े अड्डों पे थे, वो दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे और आपने फोटोग्राफ्स तो देखी है। आपने सर बताया कि भारतीय वायुसेना ने मुरीद के और बहावलपुर ये 2 अटैक किए थे, बहुत टारगेटेड थे, सटीक बैठे जाते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो 9 में से बचे वो थे 7, जो भारतीय थल सेना ने इसलिए हाथ में लिए थे कि वो उसकी रेंज में आ रहे बिल्कुल थे, बिल्कुल, छोटी दूरी की, 30 किलोमीटर के 30 अंदर। किलोमीटर तक थे। तो सर, ये क्या तय कर दिया जाता है अगर हम ऊपर से गिराते, वायुसेना हमारी इस्तेमाल करती है अपना, तो क्या ज्यादा आसपास का इलाका तबाह हो सकता था, इसलिए हमारी फौज नहीं इस्तेमाल नहीं या संजीव जी, ताकत बचाई, समय बचाया? हाँ देखिए संजीव जी, ये इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का जमाना है, और मैं ये यही बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने बातें बड़ी बड़ी करी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर, उनके वो जो एवीएम औरंगजेब थे, उन्होंने आके बड़ी बड़ी बातें बोली कि टीवी पे आके ना कि हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर, लेकिन मल्टी डोमेन वॉरफेयर का एग्जाम्पल तो हमने दिखाया। 7 तारीख को जो अटैक हुआ, जो पहले अटैक हुए जो 9 टेररिस्ट कैंप्स पे, वो मल्टी डोमेन वॉरफेयर था, क्योंकि उसमें इंडियन आर्मी और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर था, उसमें इंडियन आर्मी का पूरा रोल था और उसमें इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व थे। देखिए, जब हम लड़ाई करते हैं अब के ज़माने में इंटीग्रेटेड वॉरफेयर में, तब उसमें लड़ाई के ऐसे भाग नहीं किए जाते कि अच्छा तुम ये ले लो हम ये ले लें, ऐसा नहीं होता है। वो सब एक साथ होता है। उसमें ये देखा जाता है कि किस फोर्स की क्या स्पेशलिस्ट एबिलिटी है और उस एबिलिटी में आप किस टारगेट को आराम से ले सकते हैं, यानी आपके लिए कौन सा टारगेट आराम से आसानी से मिलेगा। और दूसरा ये भी देखा जाता है कि उसमें कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अननेसेसरी एक खतरा अपने ऊपर मोल ले रहे हैं जिसमें दुश्मन हम पे अटैक करते हैं और हमको नुकसान। तो ये एक बैलेंस किया जाता है। इस बैलेंस में यही पाया गया कि जो 30 किलोमीटर से लेस जितने भी टारगेट्स थे जो बॉर्डर के आसपास थे, जिनको इंडियन आर्मी देख सकती थी और जिनको पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इनके बारे में हमें पता चल चुकी थी, उनको जो है इंडियन आर्मी के ड्रोन्स और लॉइटरिंग ड्रोन्स, देखिए अब तो वो देखते हैं और वो जो देख रहे हैं हमारे टीवी पे भी आता है, तो हम आराम से उसको टारगेट कर सकते हैं।
सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम्म, अक्सर दोनों हम्म, जब उनको आक्रोशित किया जाता है तो ये कहते हैं हम घुस के मारेंगे। जी तो क्या भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी टाइम मिला उसमें घुस के मार लिया बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो आप देखिए 8 9 10 को तो इतना घुस के मारा कि उसके बाद मतलब और घुसने की संभावना यही थी कि हम अफगानिस्तान चले जाते हमारे वेपन जो थे वो अफगानिस्तान में किसी को लगते। अब जब हम इतना अंदर घुस गए तो फिर आप घुस के मारा में देखिए अब इससे ज्यादा क्या कहते। तो सर, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कहते हैं और उन्होंने जो बोला, देखिए प्रधानमंत्री से तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी एक जो ये जो पॉजिटिव अप्रोच है कि घुस के मारेंगे, इससे डेफिनेटली बहुत सारा मिलता है एक फौजी को कि नहीं जो काम करना है वो करना है। ये घुस के मारेंगे वाली जो भारत की सेना की नीति है, हुकूमत की रणनीति है, ये सर भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना इनको कैसे मोटिवेट, मतलब कुछ अलग से, और इसमें आ गया है जो थ्री थिएटर, इस पे भी सर बात कर ली थिएटराइजेशन, जाए। जी जी जी। देखिए थिएटराइजेशन भी मेरे विचार से एक बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। थिएटराइजेशन का बेसिकली मतलब है कि आपने जो है एक एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर लोगों को दे दी है, सेट ऑफ लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो केवल आर्मी वाले हैं, हो सकता है उनका कमांडर एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कोई सीनियर अफसर हो, परंतु वो तीनों सेनाओं का मिश्रण का एक ग्रुप है। वो ग्रुप स्पेशलाइज करेगा केवल इस थिएटर में लड़ाई करने से। दैट मीन्स कि अगर आप नॉर्दर्न थिएटर ले लें, दैट मीन्स नॉर्दर्न थिएटर यानी चीन की तरफ ले लें, तो चीन की तरफ एक अलग स्पेशलाइज ग्रुप रहेगा। याद रखिए हर दुश्मन एक जैसा नहीं होता है। दुश्मन की कैपेबिलिटी, दुश्मन की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी, दुश्मन की ताकत, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो उसको देख के ही उसके अगेंस्ट जो है हथियार तैयार किए जाते हैं, प्लानिंग करी जाती है, टैक्टिक्स रखे जाते हैं और टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ाई जाती है। तो चीन के अगेंस्ट जो हम कर सकते हैं वो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक अलग लेवल का दुश्मन है, चीन एक अलग लेवल का दुश्मन है। अगर कल हम किसी और बड़े या छोटे देश से लड़ते हैं तो वो एक अलग लेवल का दुश्मन है। तो सिंस क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर देशों से एज इट इज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है, आज की बनाई हुई नहीं है, तो इसलिए हमें पता है कि चीन के साथ जो हमें लड़ना है इस थिएटर में लड़ना है, और इस थिएटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये थिएटर कमांड ही पूरा करेगा। तो इस तरह से जो थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये मेरे विचार से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसमें हमारी जो एबिलिटी है, दैट मीन्स जो मारने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी पैनी हो जाती है, ट्रेनिंग सही हो जाती है, और जो हथियार आपको चाहिए, जो प्लानिंग आपको करनी है, आप वो करके रेडी रखते हैं। दूसरा थिएटर जो है, जैसे वेस्टर्न थिएटर यानी पश्चिमी थिएटर यानी पाकिस्तान की तरफ, वो अपना अलग है। और मैरीटाइम थिएटर, जहां तक अब मेरे को पता है, मैरीटाइम थिएटर यानी समुद्र का जो है, देखिए समुद्र का बहुत बड़ा भाग है, और उसमें अमेरिका देखिए अपनी पूरी ताकत इजराइल ईरान वॉर में समुद्र के थ्रू ही चला रहा है। तो अगर भारत को सुपर पावर बनना है, कल हमें सुपर पावर स्टेटस या किसी भी ऐसे बड़े देश का स्टेटस रखना है, और अपनी जो बाहर दूरंदेशी जो हमारी सीमाएं हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप है, इसकी रक्षा करनी है, और स्पेशली आजकल तो आप देख ही रहे हैं गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के लिए अपने समुद्री लेन की रक्षा करनी है, ताकि आपका सामान आवाजाही आराम से हो सके। तो उसके लिए आपको एक मजबूत नेवी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है कि जो मैरीटाइम कमांड है वो नेवी का दे दिया है, और नेवी जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सपैंड कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि शायद कुछ सालों में नेवी जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सबसे मजेदार और सबसे ताकतवर सर्विस रही है। सर, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको लेके कि पाकिस्तान अभी तक चिल्लाता है उसने हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स गिरा दिए थे, उसकी वायुसेना ने, पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के। एक तो सर ये श्योर था या सच था? दूसरा सवाल सर इससे ही लगता हुआ कि जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमला किया पाकिस्तान की सरजमी पे, टारगेट लिए, तो सर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने आसमान में जो सार्वजनिक तौर पे हवाई जहाज थे, उड़ने वाले यात्री विमान, उनको नहीं रोका था। सर ये कोई गलती थी, हड़बड़ाहट थी कि उसने अपने आसमान पे उन हवाई जहाजों को पब्लिक के नहीं रोका था, या कोई दुश्मन की स्ट्रेटेजी थी भारत के खिलाफ? देखिए मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जब भी हमसे युद्ध करता है, पाकिस्तान साम दाम दंड भेद सब चीजें यूज करता है। देखिए उसमें उसमें हमारे देश में ना एक लड़ाई लड़ने का एक धार्मिक तरीका है, एक ड्यूटी बाउंड तरीका है, जिसमें हम जैसा कई इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब जमीन पे भी सेना की लड़ाई हुई है, पाकिस्तानी अपने सोल्जर्स को एक्नॉलेज नहीं करता है, आर्मी उनको उठा के नहीं ले जाता है, उनके शरीर की दुर्गति हो रही है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु हमारी सेना जो है अपने सैनिक के शरीर की, पार्थिव शरीर की बहुत इज्जत करती है, और जब तक वो शरीर वापस नहीं आ जाता और पूरे संस्कार से उसका दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये हम दोनों सेनाओं के अप्रोच में एक फर्क है।
और ये आप भी कह लीजिए, ये हमारे दोनों देशों के संस्कारों के बीच में एक अप्रोच का बहुत बड़ा फर्क है। तो यही अप्रोच जो है इस सिंदूर में पूरी तरह से दिखी कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि साम दाम दंड से किसी तरह से अपने जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो हवाई जहाज थे, वो एक तरह से मेरे विचार से इसीलिए सिविल फ्लाइंग बंद नहीं करवाई गई और सारे एयर रूट्स खुले रखे गए, ताकि उन एयर रूट्स में पाकिस्तानी हवाई जहाज छिप कर जो है वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर सकें। और देखिए यही हुआ, मेरे विचार से बिल्कुल 7 तारीख को यही हुआ। सिविल फ्लाइट्स चल रही थी, उसके कारण ऑब्वियसली भारतीय वायुसेना के हाथ जो है बन जाते हैं, बिकॉज आप मुड़ के जो है पाकिस्तानी एरिया में जहाँ सिविल फ्लाइट चल रही हैं वहाँ अपने हथियार नहीं दाग सकते हैं, बिकॉज आपका हथियार किसी सिविल फ्लाइट को भी लग सकता है। तो इस तरह से जो है वो जानबूझ के बिल्कुल उन्होंने प्लान्ड वे से उसको इस्तेमाल किया। और शायद कुछ लोगों को ये लगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट काम था, पर मुझे लगता है ये एक डरपोक कौम का काम है कि वो दूसरे सिविलियंस के और स्पेशली फॉरेन एयरलाइंस के पीछे आप छुप के ये सब करें, परंतु ये उन्होंने किया, ये डेफिनेटली। और ये मेरे विचार से उनकी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी है। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले साहब, भारत ने तंदूर बना दिया था कुछ घंटों में अपने टारगेट्स को जो पाकिस्तान में बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान को अपने बचने का नहीं, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि किसी तरीके से परमात्मा बचा दे, उसके पास कोई साधन नहीं छोड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना, इसको कहते हैं संभलने का मौका भी नहीं मिला था। जी सर, अगर कितने घंटे और मिल जाते ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना को, कितना वक्त और मिल जाता खुल के, तो रिजल्ट क्या होता, पाकिस्तान क्या होता, उसका रूप क्या होता, उसका जो रंग है बदला हुआ, बदरंगियत क्या होती उसकी। देखिए संजीव जी, मतलब मैं मानता हूँ और कि किसी भी लड़ाई में आप एक ऊंचाई तक जा सकते हैं, ठीक है ना, और आप अपनी सुप्रीमेसी यानी आप अपनी शक्ति जो है दिखा सकते हैं, और उस शक्ति का फल आपको मिलेगा। परंतु कुछ समय बाद यदि आप उस शक्ति को कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहें तो फल मिलना बंद हो जाता है, बिकॉज वो दुश्मन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आप उसको और ज्यादा आप मार नहीं सकते हैं। आप केवल आप एक देश के अगेंस्ट, यानी एक देश मतलब उसके लोग, उसके पीपल, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आप कितना कर सकते हैं। तो मेरे विचार से जो ऑपरेशन सिंदूर में, जो ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खूबसूरत बात जो सारी दुनिया इस समय अप्रिशिएट कर रही है, और मैं एज अ टैक्टिशियन, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूं, वो कि बिल्कुल सही लेवल पे जाके उसको खत्म किया गया, जहां पाकिस्तान को मेरे विचार से सबसे ज्यादा दर्द हुआ। और ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि मैंने एस्टिमेट किया था कि कम से कम उनको $200 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है इसमें। 200 बिलियन? हाँ जी, इसमें ज्यादा का नुकसान हुआ है। यदि आप उनके हवाई जहाज ये सब वो सब मिला लें तो इतना नुकसान हुआ है, प्लस उनके जो ड्रोन्स हैं। देखिए हम ड्रोन्स को ना ये सस्ता ड्रोन है करके छोड़ देते हैं, परंतु पहले दिन ही उन्होंने करीब 400 ड्रोन से हमला किया, दूसरे दिन उन्होंने 600 ड्रोन से हमला किया, और उनके हार्डली एनी ड्रोन्स वापस गए। तो आप ये समझ लीजिए कि 600, 400, 1000 ड्रोन्स तो उनके हमने पहले 2 दिन की लड़ाई में ही मार दिए थे। उसके बाद उन ड्रोन्स में कुछ सस्ते ड्रोन थे और कुछ ऐसे महंगे ड्रोन थे जो उन्होंने तुर्की से खरीदे। अब वो ड्रोन्स भी सस्ते तो आए नहीं, आप सस्ता कह सकते हैं उन्हें क्योंकि वो हवाई जहाज से सस्ते हैं, परंतु फिर भी वो सस्ते नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि आप अपने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट में दे दें। वो ड्रोन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं और वो भी खत्म हो गए। तो चाहे पाकिस्तान ने भीख मांग के वो ड्रोन्स लिए हों, जैसे पाकिस्तान की आदत है हर जगह भीख मांगने की, तो हो सकता है तुर्की ने उनको फ्री दिए हों, पर फिर भी वो नुकसान है। आपने सर बात टर्की के ड्रोन्स की जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपना सिर बचाने के लिए इस्तेमाल किया और सब नाकाम कर दिए भारत ने। तो सर ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या चाइना ने अपने लाव लश्कर को पाकिस्तान को दिया, भारत पे इस्तेमाल कराया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, और वो एक ट्रायल था कि हमारे बनाए हुए वेपन्स कितने काम आ रहे हैं इस ट्रायल में, एक प्रैक्टिकल। बिल्कुल। उसके बाद सर फिर चाइना उस पर आगे अगर सक्सेस रहे तो उसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, अदरवाइज नहीं। सर क्या ये बात सच है कि चाइना ने लेबोरेटरी की तरह ऑपरेशन सिंदूर को वाया पाकिस्तान इस्तेमाल किया? यदि हम चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सच है, परंतु यदि हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल ही इनफैक्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। बिकॉज जो 6 रडार साइट्स हमने स्ट्राइक करी थी, जिसमें से 5 में हमें बिल्कुल कामयाबी मिली थी, फुल ग्रोन कामयाबी मिली थी। उसमें से 2 अमेरिकन रडार थे और 3 जो चाइनीज रडार थे, और ऐसे चाइनीज रडार थे जो चीन ने अभी अभी बनाए हैं और ये कह के दिए थे उन्हें कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मेरे विचार से जो चीन की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने जमीन पे लगाई पाकिस्तान के ऊपर, वो एक तरह से पूरी फेल हो गई भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक्स के सामने। अब देखिए आप इंडिपेंडेंटली यदि एक रडार को देखें संजीव जी,
तो वो रडार अपने आप कुछ नहीं कर सकता ज्यादा, केवल वो एक पिक्चर दे सकता है आपको, दुश्मन के आवाज कहाँ से आ रहे हैं बता सकता है। परंतु आप उसको इंटीग्रेट करिए एक मिसाइल साइट के साथ, रडार पिक्चर देगा, मिसाइल जो है उस तरफ फायर करेगा। तो HQ-9 तो इस तरह से चीन ने पाकिस्तान को एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, और उस सिस्टम के ऊपर काम करके पाकिस्तान को ये कॉन्फिडेंस था कि हम भारतीय वायुसेना को नीचे दबा के रखेंगे। परंतु 8 तारीख और 9 तारीख को भारतीय वायुसेना ने कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करके उस सिस्टम को पूरा तहस नहस कर दिया, और इसीलिए 9 तारीख के बाद और 10 तारीख को पाकिस्तान कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं दे सका। हमने जहां चाहा वहां जाके मारा, जहां मर्जी हुई वहां जाके। सर, चीन क्या वाकई में भारत पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भारत पे सीसीटीवी से नजर रखे हुए, ये सच है क्या? देखिए सीसीटीवी, हाँ, अब ये आपने बहुत ही ये सिक्योरिटी रिलेटेड प्रश्न है, मेरा स्पेशलाइज फील्ड नहीं है, परंतु क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं तो मैं जरूर इस बात का जवाब देना चाहूंगा। वायुसेना का ही तो खुला आसमान होता है ना, वायुसेना का बिल्कुल। खुला आसमान है, तो आपसे तो पूछ सकता हूँ, आप ही देखिए बताइए। हाँ, देखिए सीसीटीवी बेसिकली तो क्लोज सर्किट टीवीज जो है वो एक सिविल नेटवर्क है। आपने एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे एक सीसीटीवी लगाया हुआ है, और इसी तरह से रेलवेज का एक अपना सीसीटीवी नेटवर्क है। उसी प्रकार से हर बिल्डिंग में लोगों ने अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क्स बना रखे हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो चीनी हार्डवेयर जो हमने पहले खरीदा है, आप ये याद रखिए कि जो सेमीकंडक्टर, ये जो चिप्स बनते हैं, इनमें आप आसानी से ऐसे वायरस या ऐसे ट्रोजन्स जिनको बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो सिस्टम को एक दरवाजा खोल देते हैं किसी और को देखने के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा, परंतु आपका सिस्टम जो है कहीं और पे भी इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा। तो ये पॉसिबल है, परंतु इस पॉसिबिलिटी के लिए उनका वाईफाई पे होना जरूरी है, नेटवर्क पे होना जरूरी है, इंटरनेट पे होना जरूरी है। तो ये कंडीशंस भी हैं। यदि आपका सिस्टम क्लोज लूप है, यानी आपका सिस्टम केवल आप ही को दिखा रहा है और इंटरनेट पे नहीं है, तो फिर तो भाई चीनी हो या कोई भी हो उसमें घुस नहीं सकता है। तार लगाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है ऐसे हवा में घूमता तो है नहीं। तो ये टेक्निकल बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यस, ये पॉसिबल है कि सीसीटीवी से आपको जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो मिल रही हो। आपने हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का या स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम भी हैक कर लिया हो और उसमें से आपको दिख रहा हो। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, परंतु इससे वायुसेना और मतलब इससे टेररिस्ट एक्टिविटीज में तो आपको मदद मिल सकती है। परंतु जो भारतीय वायुसेना का जो सिस्टम है, जो इंडियन जो इस सिस्टम एक्चुअली रीढ़ की हड्डी था ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत का, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने 2 साल इस सिस्टम के ऊपर काम किया है। और ये सिस्टम जो है, हम पिछले एयरफोर्स जो है ऑलमोस्ट आप ये मान के चले कि 1998 के आसपास से हम इस सिस्टम को धीरे धीरे बना रहे थे। ये इंडियन सिस्टम है, बेल ने बनाया है, और इंडियन एयरफोर्स का इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज ऑलमोस्ट 40 अफसर इंडियन एयरफोर्स के कंटिन्यूसली इस काम में लगे हुए थे। सिस्टम का बेसिकली काम यह है कि सारे के सारे जितने भी रडार हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के हों, चाहे इंडियन नेवी के हों, और सिविल रडार भी, जो सारे हमारे एयरपोर्ट्स पे सिविल रडार लगे हैं, ये सब इंटीग्रेटेड हैं एक ही पिक्चर दिखाने। और ये सब भारतीय वायुसेना को ये पिक्चर पूरी की पूरी दिखती है। उसको एयर सिचुएशन पिक्चर बोलते हैं, इंटीग्रेटेड IASP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एयर सिचुएशन पिक्चर। और जो आर्मी का सिस्टम है जो बेल ने बनाया है उनके लिए, और जो IACCS से ही मॉडल हुआ है, उसका नाम है आकाश तीर। और जब मैं इस सिस्टम में काम कर रहा था तब आकाश तीर और IACCS का इंटीग्रेशन का पहला जो काम था वो मैंने ही किया था। तो इसलिए मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमने इंडियन आर्मी के रडार्स की फीड जब हमने ली थी, तो एकदम से ना, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, तीसरी आंख शिव जी की खुल जाए, वैसे व्यू आपका एकदम बढ़ जाता है कि टैक्टिकल बैटलफील्ड एरिया में जो हो रहा है, जमीन पे जो हो रहा है, वो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो उससे एक अलग ही इंफॉर्मेशन का है। परंतु ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन जो आती है इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको प्रोसेस करना, उसको निकालना, उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनपुट्स डालना, उसको जो कमांडर को है ऐसी तरह प्रस्तुत करना कि वो आसानी से समझ जाए, ये एक अलग चीज़ है। एयर कमांडर कार्तिकेय काले साहब, एक सवाल का जवाब इसका भी आप ही दे सकते हैं, हम तो सवाल ही कर सकते हैं जो जहन में आ रहा है एक लेमैन की तरह, एक पत्रकार होने के नाते, कि ऑपरेशन सिंदूर से 1-1.5-2 साल पहले और अब तक एक एक्सरसाइज चल रही है भारतीय फौजों के अंदर कि हम थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से बिल्कुल दूर कर दे। मतलब कोई ऐसी कनेक्टिविटी ना रहे जो हमारा कोई भी चीज, मतलब मैं और काले साहब बैठे हैं तो हम यहाँ बैठे तो हैं, काले साहब मुझे देख सकते हैं लेकिन मेरे से कुछ ले नहीं सकते हैं। मैं कार्तिकेय काले जी को देख रहा हूं लेकिन मैं कुछ ले नहीं सकता। कहने का मतलब जो मोबाइल चिप्स हैं, वायरलेस सेट्स हैं, वो सब भी
भारत में अपने दम पे बनाने की प्रक्रिया कुछ मतलब हो सकता है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या देखिए, है, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली बिकॉज अभी जो सुपर कंडक्टिंग चिप्स, माइक्रो चिप्स की जो फैक्ट्री लगी है अभी हैदराबाद में, तो वो स्टार्ट है। देखिए, ये पहल है और इसके लिए तो आपको इस सरकार का ही धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले की सरकारों ने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और किस तरह से देश की सुरक्षा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बहुत बड़ा हाथ है, ये कभी ज़्यादा सोचा नहीं गया है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, परंतु आत्मनिर्भरता कैंपेन के बाद जो है, डेफिनेटली हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां पर हम विश्वास कर सकते हैं कि जो भारत में सिस्टम्स बनेंगे उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे दुश्मन फायदा उठा सके। सीसीएस, देखिए, आईएससीसीएस जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है और इसमें इतने सेफ्टी लूप्स लगा रखे हैं, हाँ जी, तो गेट्स लगा रखे हैं कि इस सिस्टम में घुसना इम्पॉसिबल है। और यही सिस्टम था जिसने पूरे 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भारतीय पूरे वायुमंडल की जो सुरक्षा प्रदान करी है, सारे ड्रोन्स के अगेंस्ट, सारे मिसाइल्स के अगेंस्ट, ये इस सिस्टम की कारस्तानी है। बिकॉज ये सिस्टम नहीं होता ना, तो हम अलग अलग पड़ जाते, जैसे पाकिस्तानी पड़े, पाकिस्तानी अलग अलग हो गए। एयर कमांडर होने के नाते सर आप बताइए, अब आप सेवा में नहीं है, सेवा से बाहर हैं 35 साल करने के बाद, आप बताइए कि सर अमेरिका ट्रम्प साहब क्यों कूदे थे, क्या वजह थी? संजीव जी, मैं बस इतना बोलूंगा कि मैं टीवी पे ही था जिस दिन ब्रह्मोस को स्ट्राइक हुआ था किराना हिल्स के ऊपर, और इनफैक्ट मैं शो पे था। जो एंकर थी वो मुड़ के मेरे से पूछी कि सर ये क्या हो रहा है, ये कौन सा, ये किराना हिल्स का क्या स्ट्राइक है। और ऑब्वियसली मैंने बता दिया उन्हें कि भाई पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पूरा आर्सेनल है, यानी परमाणु हथियार जो हैं, वो किराना हिल्स के जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में वहाँ रखे रहते हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्राइक हुई है, जो इंडिया की स्ट्राइक, इंडियन एयरफोर्स की नहीं, मैं नहीं जानता किसने स्ट्राइक करी, परंतु जो स्ट्राइक हुई है, जो फिल्म पे दिख रही है, हमने करी किसने करी भगवान जाने, परंतु जो स्ट्राइक हुई है वो स्ट्राइक उनके बिल्कुल किराना हिल्स के जो उनके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर हुई है। और बेसिकली वो एक इंडिकेटर था ये बोलने के लिए कि जो धमकी पाकिस्तान हमेशा किसी भी लड़ाई में देता है कि हम जो है इसको परमाणु हथियार के लेवल तक ले जाएंगे, उस धमकी का मुंह बंद करने के लिए मेरे विचार से ये बहुत ही सोची समझी एक स्ट्राइक थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बता दिया पाकिस्तान को कि देखो तुम जहां उड़ रहे हो, हमको तुम्हारे परों की ताकत पता है, यहाँ है। बिल्कुल 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 यही संजीव कहना जी, और उसके कारण अमेरिका को बीच में आना पड़ा, बिकॉज ये सारी ताकत अमेरिका की दी हुई है। देखिए, इस लड़ाई में ये क्लियर हो गया। जब मैं फौज में पेपर वगैरह लिखता था तब मैं कई बार सोचता था कि मतलब इतनी लंबी कहानी बनाई पाकिस्तान ने, हम AQ कादिर खान ने नॉर्वे से ये चोरी किया, वो चोरी किया। मैं सोचता था सारी दुनिया में सारी अक्लमंदी क्या पाकिस्तान में ही रह गई कि सारी दुनिया ये चोरी करे। ईरान कहीं चोरी नहीं कर पाया, नॉर्थ कोरिया को चीन ने मदद करी, मतलब रूस ने मदद करी। रूस और US के अलावा और भारत के अलावा और इसराइल के अलावा एक्चुअली अपने दम पे किसी देश ने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। तो ऐसा क्या था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को हर जगह चोरी करने का मौका मिल गया। तो मैं समझता हूं अब जो इस अटैक के बाद मुझे एटलीस्ट एज अ स्ट्रेटेजिस्ट क्लियर हो गया कि ये हथियार अमेरिका द्वारा ही दिए गए, अमेरिका ने ही उनको मदद करी और अमेरिका ने उनको मदद केवल भारत को चेकमेट करने के लिए करी है इस इलाके में, बस, और कोई कारण नहीं। किराना हिल्स में सर जो माल रखा जी था, जी जिसको लेकर हर रात दुनिया हिल गई थी, अमेरिका हिल गया, महाशक्ति हिल गई थी जी वो सर माल जो है वो अमेरिका का था, आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका का कूदना जरूरी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सुनने में ये आ रहा है, मैं मतलब एक जर्नलिस्ट होने के नाते भारत से बाहर जब नजर डालता हूँ, बातचीत होती है अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, जी ठीक है, पड़ोसी पाकिस्तान से भी, जी चाइना के से एक चीज निकल के आती है सर कि ये जो हुआ है ना पाकिस्तान ने परमाणु बम का, ये उसके पास है ही नहीं, ये तसलों में परातों में भरा माल रखा कच्चा। और ये सर बाकायदा जब जब अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो अपने इस पिट्ठू को उठाता है कि तुम बोलो हम पे है, चला देंगे। एक बिल्कुल, सवाल ये है सर। मैं मानता हूं कि बिल्कुल, अब देखिए, ये तो मुझे इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि पता चले कि एग्जैक्टली किस तरह से सामान रखा हुआ है, परंतु नॉर्मली मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी जगहों पे काम किया है जहां ये एक्सपीरियंस मुझे आ गया था कि जो नॉर्मली जो वॉरहेड होता है, यानी जो आप परमाणु, जो एक्चुअल वॉरहेड है, जो परमाणु हथियार है, आप उसको अलग रखते हैं, और जो कैरियर होता है, मतलब आप उसको मिसाइल में लगा रहे हैं तो मिसाइल वगैरह अलग रखा जाता है, और वो लड़ाई से कुछ ही घंटों पहले जो उनको मिलाया जाता है ताकि दोनों सिस्टम सेफ रहे। देखिए, उसमें डर ये हमेशा लगा रहता है कि गलती से कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए कि वो हमारे देश में ही फट जाए, तो उसमें बहुत कष्ट हो सकता है। तो इनको जो मीटिंग जो कहते हैं इसको, ये मीटिंग जो है एक्चुअल लॉन्च से शायद
2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, वो उसी टाइम कह रहा था। तो आपका कहना सही है कि वो 2 तसलों में अलग-अलग रखा हुआ है और भई वो जोड़ा जाएगा। और जहाँ तक हमने सुना था कि आगे ये भी सुना है कि वो 2 तसलों में इसलिए रखा है बिकॉज़ एक तसले की चाबी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास रहती है। तो वो 2 तसले खुल ही नहीं सकते हैं जब तक यूनाइटेड स्टेट्स उसकी परमिशन ना दे। इसीलिए मैंने बोला कि ये सब यूनाइटेड स्टेट्स का ही करा धरा है। और ये इस लड़ाई में बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे को तो बिल्कुल क्लियर है कि असर कोई पाकिस्तान जो है उसके वायुसेना प्रमुख जी, जब भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई 2025 की रात पहलगाम के जवाब में हमला बोला, जी। तो वो सो रहे थे सर दफ्तर में। वो समझ ही नहीं पाए कि रडार फडार सब फेल हो गए हैं और भारत शुरू हो गया है। क्या सच है ये? नहीं देखिए, अब ये तो वो रियल में सो रहे थे सर, मजाक नहीं में नहीं, वो तो जोक डेफिनेटली नहीं है। है सर। देखिए रात का अर्ली मॉर्निंग का समय है तो आई एम श्योर कि वो सो ही रहे होंगे, परंतु सबको ये पता था कि ये हमला होने वाला है, इमिनेंट था। बिकॉज देखिए भारत सरकार ने कभी इस बात को छुपाया नहीं कि हमने पाकिस्तान को बताया था कि हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली किसी भी इंटेलिजेंट दुश्मन की तरह वो तैयार था कि हाँ भाई ये कभी करेंगे। उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि कब करेंगे, परंतु ये तो उनको पता ही था। और देखिए बार बार ही जब कोई मेरे से इस बारे में बातचीत करता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भारत में अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये इस देश की बदकिस्मती है कि कुछ लोग हैं जो इस देश में जो हर चीज यहाँ जो होती है वो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं और वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, परंतु ये ऐसा है। और ये मानना कि पाकिस्तान को बिल्कुल पता नहीं चलेगा हम कब हमला कर रहे हैं, ये मेरे विचार से भ्रांति है। ये नहीं पॉसिबल हो सकता। जब हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं वो दिखते हैं, और ऑब्वियसली अगर बाहर कोई एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ही कोई बैठा हो फोन लगा के, तो उसको तो पता चल जाएगा कितने हवाई जहाज आ रहे हैं। और रात को सारी फ्लाइंग रात को तो होती नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को डेफिनेटली पता चल गया था कि हमला होने वाला है, परंतु समय जो था उनके पास कम था। बिकॉज ऑब्वियसली हवाई जहाज बड़ी तेजी से निकलते हैं और फिर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी तैयार थे। तभी तो उन्होंने थोड़ा बहुत उस दिन अपना एक तरह से थोड़ा डिफेंस किया, उसके बाद तो फिर वो आए नहीं हवा में। 28 फरवरी 2026 को सर अमेरिका ने इजराइल के कंधे पे बैठ के ईरान में उछलम कूदम महमूदम करना शुरू की थी वॉर के नाम पे। आज घिसट रहा है अमेरिका घुटनों पे, ईरान वहीं खड़ा हुआ है। ये सर जंग शुरू हुई थी आसमान में, आ गई जल पे। आज ट्रंप और उनका अमेरिका जो है वो समंदर में तैर रहा है। तो सर ये एकदम रुख कैसे बदल गया सर इस जंग का, और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए? आसमान और समंदर की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे विचार से तो भारत ने सिंदूर में जो प्रूव किया वो शायद ट्रंप ने न देखा। और अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था बहुत अच्छा किसी न्यूज़पेपर में था कि व्हाट ट्रंप डिड नॉट लर्न फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। शायद यदि अमेरिकन एनालिस्ट ऑपरेशन सिंदूर से कुछ सीख लेते तो शायद एंड स्टेट जिसे हम बोलते हैं ना किसी भी लड़ाई का, देखिए जब आप कोई लड़ाई शुरू करते हैं उसके बारे में कुछ प्लान करते हैं, स्पेशली जब आप अटैकर हो, मतलब आप ऑफेंसिव पे हो, तब आप ये हमेशा आक्रमण जब आप करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई ये आक्रमण तो मैं कर दूंगा, उसके बाद जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूंगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर, उसके बाद मैं इस लड़ाई को खत्म कैसे करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए लड़ाई शुरू तो आप कर सकते हैं, पर लड़ाई खत्म करने के लिए दुश्मन को भी तो रुकना चाहिए। यदि दुश्मन कंटिन्यूअसली चलता ही रहा तो फिर तो आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो आपको लड़ाई में मार ऐसी मारनी है कि आपके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए, और जब आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो तब दुश्मन ऐसे घुटनों पे गिर जाए कि वो खड़े होने की क्षमता ना रखे, और उस समय उस वीकनेस का फायदा उठा के आप बोले अच्छा लड़ाई खत्म। क्योंकि अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, आपने अपनी ताकत दिखा दी और आप अभी सही चीज में हैं। देखिए लंबी लड़ाई किसी के लिए भी हो, आप रूस को देख लीजिए, रूस यूक्रेन, रूस पिस रहा है, यूक्रेन पिस रहा है। अब ईरान यूएस को देख लीजिए, इतना बड़ा ताकत होते हुए भी यूएस, और इतने अमीर होते हुए भी यूएस पिस रहा है एक तरह से। ऑलमोस्ट आप ये लगा के मान के चलिए कि 50 मतलब अब तो लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ज्यादा वो खर्चा कर चुका है इस लड़ाई में, और ईरान का नुकसान $500 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। तो अभी इतनी महंगी लड़ाई में एक बढ़ता हुआ देश, एक डेवलपिंग कंट्री, क्या ये लड़ाई अफोर्ड कर सकता है? तो मुझे लगा कि देखिए ये हम लोग बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, यू वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत है, परंतु ये एक मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई करी गई, ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए, और इससे पहले कि ये भारत पे भार बनती है लड़ाई रुक गई। तो ये एक ब्रिलियंट, अमेरिका यही नहीं कर पाया है। अमेरिका इस एंड स्टेट को समझ नहीं पाया है, वहीं पर उनकी गलती हुई है, इसीलिए लड़ाई चले जा रही है, चले जा रही है। अमेरिका कह रहा था ट्रंप कि भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की खाल और जान बचाने के लिए ट्रंप ने रुकवाया। और इधर पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार शांति का
मांगने के लिए पंपलेट छपवा दिए। जी। अब ये दोनों सर गुरु चेले पिट्ठू एक दूसरे के खेल रहे थे आपस में, लेकिन ट्रंप सर ईरान के आगे घुटनों पड़े हैं, वो वहां नहीं जंग रुकवा पा रहे हैं। अब पाकिस्तान यहाँ अपने लिए शांति पुरस्कार लेने के चक्कर में इस्लामाबाद में मीटिंग पे करा रहा है, लेकिन मीटिंग सक्सेस नहीं हो रही है। ये सर खिचड़ी पक रही है, जलेगी क्या आगे, क्या होगा? नहीं, देखिए इसमें बहुत बहुत मेरे विचार से, देखिए मैं तो केवल अपना सिचुएशन को समझ के और स्ट्रेटेजाइज करके कि अमेरिका की क्या ताकत है, ईरान की क्या ताकत है इस समय और इजराइल की क्या ताकत है, मैं आपको एक असेसमेंट दे सकता हूँ। इस असेसमेंट में सबसे पहले तो ये है कि देखिए इसमें बड़े प्लेयर कौन हैं? 3 प्लेयर बड़े प्लेयर हैं, रूस, चीन और अमेरिका। अमेरिका एकदम फ्रंट पे है क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा है, रूस और चीन पीछे से हैं। अब हम देखते हैं इसमें छोटे प्लेयर्स कौन से हैं? इजराइल और ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और इसमें बाकी मिडल ईस्ट के कंट्री सारे इन्वॉल्व हैं। और थर्ड टर्शरी यानी तीसरे ढंग पे हैं जो बाकी देश जो उस तेल पे निर्भर हैं, जो अब सब उस तेल को देख रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। अब ये सब उस तेल के लिए वो रास्ता खोलने के लिए देख रहे हैं कि तेल किस तरह से आएगा। तो ये सब देश एक्चुअली इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ है। देखिए वो लड़ाई करने के लिए तो पहुंच गए और लड़ाई करके अपने जंगी बेड़ी को जंगी बेड़ा उनका पहुंच गया, सब कुछ है उनके पास, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं, सब कुछ है। परंतु वो एंड स्टेट जो मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑप सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने, भारतीय थल सेना ने, भारतीय सोल्जर्स ने और शायद मतलब सरकार ने भी सोच के रखा था कि लड़ाई हम कब खत्म करेंगे, वो सोच इनके पास नहीं थी। इन्होंने सोचा वो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि खमेनी मर जाएगा तो अपने आप लोग खड़े हो जाएंगे। और ये अपने आप कुछ नहीं होता है जी, दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता, और स्पेशली लड़ाई में आप ये सोच ही नहीं सकते कि अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं आपको होता, लेकिन करना ट्रंप का पड़ता तो ट्रंप अपने आप निपट जाएंगे। हाँ, ट्रंप निपट जाएंगे। तो ट्रंप की ये गलती रही, ईरान की ये गलती रही कि ईरान ने सोचा कि क्योंकि मैं जमीन पे हूं और ट्रंप को इतनी दूर से आना पड़ रहा है और मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, मेरा कुछ नहीं होगा। और इस समय ईरान, आप मान के चलिए, मेरे विचार से ईरान की ज्यादा देर सस्टेन करने की लड़ाई की नौबत हालत नहीं है। अब किसी भी समय ईरान गिर सकता है नीचे। और जो ट्रंप का सपना था कि लोग उठेंगे, वो इसलिए उठेंगे अब क्योंकि इसलिए नहीं उठेंगे क्योंकि अमेरिका उनको मार रहा है, इसलिए उठेंगे क्योंकि अब खाना पीना और इसकी हालत बहुत ही खराब होने वाली है कुछ समय में, तो आपस में उनकी जंग। इजराइल ने अपने एम्स अचीव कर लिए हैं बिकॉज इजराइल के एम बड़े, मिलिट्री एम बड़े क्लियर थे। उसका स्ट्रेटेजिक एम अभी भी अचीव नहीं हुआ है बिकॉज ईरान अभी तक नीचे नहीं आया, परंतु मिलिट्री एम उसके अचीव हो चुके हैं। तो 3 जो बड़े प्लेयर है, चीन का देखिए कोई एम अचीव नहीं हुआ है, चीन इस गेम में पूरा पीछे रह गया है। रूस जो है पूरी कोशिश कर रहा है और रूस को थोड़ा सा एक तरह से आप ये कह लीजिए इकोनॉमिक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हुआ है बिकॉज सारा तेल रूस अब सारी दुनिया को बेच रहा है, तो उसका वो एडवांटेज हुआ है, उसको यूक्रेन वॉर में इसका फायदा होगा, पैसे का फायदा होगा। बाकी सब देश जो है। कमोडोर कार्तिक काली साहब, दुनिया बहुत तितर बितर होती जा रही है जी। शांति की बातें जो करते हैं वही अशांति फैलाते हैं, खासतौर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका इसका सबसे बड़ा, जहां घुसा वहां बर्बाद किया और बर्बाद हुआ है जी। 2030 के बाद कहते हैं कि भारत 3.5 फ्रंट की वॉर के लिए तैयार रहे। देखिए यह सच है? यह सर सिर्फ स्पेकुलेशन पे ये चीजें चल रही हैं? ये चीजें स्पेकुलेशन पे चल रही हैं संजीव जी, इसमें कोई देखिए सिचुएशन जो है और इंटरनेशनल सिचुएशन, जियोपॉलिटिक्स जो है वो हर क्षण बदलती है। अब किसी ने आज से 2 साल पहले सोचा था कि ईरान पे इस तरह से हमला होगा और इस तरह से बड़ी लड़ाई होगी और इस तरह से सारी दुनिया को एक तरह से वेट करना पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है, परंतु ये हो रहा है कि 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था, बड़े से बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने ये बोला नहीं था, किसी ने नहीं बोला था, शायद किसी भविष्यवक्ता ने बोला होगा, वो मुझे पता नहीं, परंतु किसी स्ट्रेटेजिस्ट ने, किसी बड़े आदमी ने ये लिख के नहीं दिया कि ऐसा होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था। तो आज 2030 में कहना कि 2030 में ऐसा होगा, ये मेरे विचार से सही नहीं है। देखिए परंतु लॉजिक यानी तर्क के हिसाब से कोई भी देश जब ऊंचाई छू रहा हो, और हमारा देश अब ऊंचाई की तरफ जा रहा है, ये बड़ा क्लियरली विजिबल है। इन स्पाइट ऑफ ईरान इराक वॉर अभी भी IMF का दावा यही है कि हमारा देश जो है, हमारी ग्रोथ रेट कंटिन्यू करेगी और 7% पे ही रहेगी, चाहे दुनिया का तेल कहीं जा रहा हो, क्योंकि ये सब कंपैरेटिव है। बाकी लोगों को भी तेल नहीं मिल रहा तो वो भी पीछे हो रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ रेट यदि कंटिन्यू करती है और इस ग्रोथ रेट पे हम चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली हम जो बड़े एस्टेब्लिश्ड ताकतवर देश हैं, इनके कंपटीशन में आ रहे हैं। तो ये तर्क की बात है कि वो देश नहीं चाहेंगे कि एक और देश उस कंपटीशन में आए। चीन सर जिस तरीके से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे पाकिस्तान की मदद से जाल बिछा रहा है, चाहे वो गांव बना रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, ठीक है,
इससे सर, इससे वो अपनी सीमाओं को, अपनी हद को सुरक्षित कर रहा है या अपने टारगेट को कमजोर करने रहा है, या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर देना चाहता है भारत पे? क्योंकि सर देखो, चीन शांत तो नहीं बैठा है, बॉर्डर पे तो हमेशा इधर सेवन सिस्टर्स वाली बात जो आ रही है कि वो लेंगे, जिसमें अरुणाचल भी फंसेगा, तो अरुणाचल पे नजर तो हमेशा चीन की रहती है। तो सर, चीन की इन तैयारियों को जो सीमा पे है, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से लिया जाए? नहीं, देखिए, चीन के साथ तो हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं अब, और ये प्रिपरेशन आज से नहीं है, ये 2018 से है प्रिपरेशन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व भी था। तो पूरे जो पूर्वोत्तर की जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन हुई है, उसमें मैं किसी लेवल पे इन्वॉल्व था। उसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय वायुसेना उसके लिए तैयार है, 2018 से तैयार है। और उसके लिए जो भी काम करना है वो धीरे धीरे करके हुआ है, और काफ़ी अब तो बहुत तेज़ी से काम हो गया है, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेकिन जो चीन का जो प्रयास हमेशा रहेगा, वो भारत को कमज़ोर करने का ही रहेगा। और वो उसके लिए रीज़न जो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया था कि जो एक बढ़ता हुआ देश होता है उसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संसार में सब साधन लिमिटेड है। आप जितना ज़्यादा खाने वाले होंगे उतना उनको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो जो शेर है वो चाहता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा खाऊं और बाकी सब नीचे दबे रहें। तो वही कहानी है। तो अगर 3 शेर होंगे तो तीनों में बटेगा। चीन सर क्या सीधे भारत से टकराने की कभी कोशिश करेगा, अशांति फैलाने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, या वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा नाजायज? देखिए, एक समय में मैं सोचता था कि वो ज़रूर करेगा और शायद वो जीत भी सकता है। परंतु अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी बदल गई है, स्पेशली अब जो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप ने जो अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स के आने के बाद, अब बहुत अनसर्टन है कि क्या होने वाला है। बिकॉज चीन का प्रोग्रेस डेफिनेटली अभी बहुत बुरी तरह से रुका हुआ है। अब आगे की सिचुएशन किस तरह से जाएगी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, चीन कुछ बेच नहीं पा रहा है। सारा का सारा तेल उनका साउथ इससे आता था, मिडल ईस्ट से, वो तेल उनका बंद हो गया है। हीलियम जो उनको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो बंद हो गया है। देखिए, ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये था कि चीन जो है वो बाकी देशों पे भी निर्भर है अपनी इंडस्ट्री के लिए, और उस निर्भरता को कभी किसी भी, बिकॉज इनका नैरेटिव पे इतना अच्छा कंट्रोल है चीन का, कम्युनिस्ट देश होने के कारण नैरेटिव बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं, कि कभी ये वीकनेस उनकी कभी बाहर नहीं आई। परंतु इस ईरान इजराइल वॉर में उनकी एकदम ये वीकनेस बाहर आ गई है कि उनकी इंडस्ट्री के लिए जो बहुत नेसेसरी जो केमिकल्स हैं, जो बेसिक मटेरियल्स हैं, वो कतार और वो मिडिल ईस्ट से फ्लो करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है तो चीन घुटनों पे आ गया, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वहां पर। और कल ही की खबर है, मेरे को किसी एक्स पे लोग लिख रहे हैं कि चीनी जो लेबर है वो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो फैक्ट्रियों के बाहर सो रहे हैं। अब चीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब कितनी देर वो ये प्रॉब्लम सस्टेन कर सकता है, ये चीन के अपनी आर्थिक स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। चीन स्ट्रांग है तो कर लेगा, परंतु ये मुश्किल तो है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से सर पहलगाम का पाकिस्तान को जवाब था जी, या ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए रिहर्सल था किसी बड़ी जंग का? दोनों थे। मैं ये मानता हूँ कि दोनों थे, और रिहर्सल बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो जंग तो मतलब देखने वाली होगी। आपको सवाल कैसा लगा? हाँ, मुझे सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ये गूढ़ प्रश्न है। मैं मानता हूँ कि दोनों बातें थी इसमें। सरकार ने पहलगाम का बहुत ही अच्छा एक थप्पड़ का जवाब भयंकर मुक्के से दिया है, और ये एक तरह से आगे की जंग की तैयारी भी है। कहते हैं कि सर किसी जंग में जब कोई देश हार जाता है, हल्की फुल्की ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूं, जी बहुत बुरी तरीके से पिटा पाकिस्तान। जी दुनिया ने देखा, हम ना भी कहें। जी नौबत ये थी कि पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी मिस्टर मुनीर, इनकी बर्खास्तगी की नौबत होती, जो हालात भारत ने पैदा कर दिए थे चंद घंटों में। ये सर मुनीर जो है वो पाकिस्तान के पापा बना दिए गए। ये सर खौफ है या वाकई में प्रमोशन? नहीं, ये मजबूरी है पाकिस्तान की। आप ये मान के चलिए, मेरे विचार से पाकिस्तान के बहुत बड़ी मजबूरी है कि जो उनका देश का रक्षक है वही उनका भक्षक है। अब आप ऐसी सिचुएशन में बताइए कोई क्या कर सकता है? पाकिस्तानी यदि चाहें भी, और ऐसे हैं पाकिस्तानी जो यूट्यूब वगैरह पे दिखते रहते हैं, जिनके एक्स पे आते रहते हैं कमेंट्स, जो जानते हैं ये सब, परंतु कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज जो मेजोरिटी है वो एक अफीम की गोली खाई हुई है धर्म की, एक तो ऊपर से जो रक्षक है वही भक्षक है। ट्रंप और अमेरिका सर बहुत टाइम से ये कह रहे हैं, मतलब उनकी एक दिली तमन्ना, हसरत है, ये हर प्रेसिडेंट की उनके होती है, ईरान मुस्लिम कंट्री है, वो तो यूरेनियम ना रखे और परमाणु बम बनाने की औकात ना रखे अपनी जी, लेकिन पाकिस्तान में अपना परमाणु बम का सामान रखे हुए हैं।
जी। तो सर ये दोगलापन है? ये तो बिल्कुल दोगलापन है। देखिए, अमेरिका का दोगलापन हमेशा से रहा है। अमेरिका की नीति जो है, अपनी नीति यानी स्वधर्म के अपनी अपनी सुरक्षा की नीति, या आप कह लें मतलब एक तरह से स्वार्थ की नीति जो है, वो उनकी हमेशा से नीति रही है। उनका बॉटम लाइन हमेशा से स्वार्थ ही रहा है, अपना इंटरेस्ट रहा है। और बार-बार ही उन्होंने सारी दुनिया को यही सिखाया है कि जियोपॉलिटिक्स में तो भई अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है। हर नेशन का अपना इंटरेस्ट होता है, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इसलिए तो किसिंजर ने वो फेमस स्टेटमेंट भी है कि अमेरिका का दोस्त जो है वो उसको ज़्यादा खतरा है अमेरिका से, अमेरिका के दुश्मन के अलावा। दुश्मन को तो पता रहता है दुश्मन है, परंतु दोस्त को पता ही नहीं चलता कि अमेरिका कब उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। अमेरिका और चीन दोनों के हाथों में पल रहा है पाकिस्तान। आपात स्थिति में स्वार्थ के लिए जरूरत पे बिल्कुल, कौन कौन इसे कैसे इस्तेमाल करेगा और तब पाकिस्तान की हालत क्या होगी? बिल्कुल। अभी देख लीजिए, ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान का इस्तेमाल ही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। आसिम मुनीर की लुटिया डूब रही है, पाकिस्तान का जो है इस्तेमाल हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, या अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं तो कहूँगा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि पाकिस्तान की अब सब झूठ और सब जो ताकत है वो सब दिख रही है बाहर। देखिए, ऐसा है कि किसी भी लड़ाई में जो मीडिएटर होता है नॉर्मली, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो दोनों जो पक्ष हैं उनको अपनी बात मनवा सके या बीच की बात पे ला सके। अब पाकिस्तान, आप बताइए किस तरीके से यूएस के सामने टिक सकता है या किस तरीके से ईरान के सामने टिक सकता है? वो दोनों देशों से दबता है, हमेशा से दबता आ रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से। यूएस के ऊपर तो वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, और ईरान से वो बहुत डरते हैं, बिकॉज ईरान कंट्रोल्स 20% 25% ऑफ शिया पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। और इस समय पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि आसिम मुनीर कह सके कि नहीं भाई हम कुछ भी करेंगे तो पाकिस्तान की जनता हमारा साथ देगी। पॉलिटिकली वहाँ प्रॉब्लम है, देन एथनिकली वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के साथ। अफगानिस्तान से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा उनके पास आ नहीं रहा है। IWT में पानी बंद है, खरीफ का सीजन है, अभी अभी पौधे उन्होंने लगाने हैं, उन्होंने फसल लगानी है, कहाँ से लगाएंगे फसल बिना पानी के? उनके पास जो 2 डैम है, मंगला और जो दूसरा डैम है उनका, उसमें 10% उनके पास पानी का ओवरफ्लो है बस। कैसे करेंगे? मतलब पाकिस्तान के पास इस समय मुसीबत ही मुसीबत है, और उस पे आसिम मुनीर जो है वो ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ी सर मुश्किल है। भारत प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, शांति जी। में विश्वास करता है। जी, खुदा ना खास्ता अगर मोर्चे पे आई गए, जबरदस्ती छेड़ा गया, जी, है ना, बार बार आप रजाई उड़ाड़ के देख रहे जी, हैं जी, किसी जी, को, जी। ऐसी नौबत में अगर भारत खड़ा होता है तो पाकिस्तान अब भारत के सामने अड़ के कितने टाइम तक अड़ा रह सकता ताकत के हिसाब से? नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं रह सकते। देखिए, उनके पास एक ही मैं कहता हूँ ना, एक ही पत्ता है, एक ही चाल है, वो है परमाणु हथियार। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जो नूर खान पे जो हमला किया था कमांड सेंटर पे, वो बेसिकली उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था। तो जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हुआ, वैसे ही अमेरिका में खलबली होनी शुरू हो गई और इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। तो और वो डिस्ट्रॉय इसीलिए किया गया, वो इसी एम से किया गया कि ये जो धमकी है परमाणु हथियार की, ये खत्म हो जाए। तो वो धमकी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद किराना हिल्स पे कर दिया, तो वो पूरी पूरी खत्म हो गई। अब आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप धमकाएंगे कैसे? तो यही जो है, ये लास्ट कार्ड उनके पास एक ही है। बाकी कन्वेंशनल जो लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान हमारे सामने ज्यादा देर टिक सकता है। और इसलिए भी देखिए संजीव जी, किसी भी देश की ताकत जो है, बोलो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। आजकल हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं। हम मिलिट्री पावर तो एक अंग है उसका, इकोनॉमिक पावर बहुत है। आप लड़ाई को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए, कहाँ से लाएंगे आप पैसा? पापा ट्रम्प देंगे? पापा ट्रम्प नहीं, पापा ट्रम्प नहीं देंगे। पापा ट्रम्प किसी को बिना कुछ चीज लिए कुछ नहीं देते हैं। पापा ट्रम्प का तो ये बड़ा क्लियर है कि पापा ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है। चाचा चीन? चाचा चीन जो है वो दे सकने की कोशिश कर सकता है, परंतु चाचा चीन को ये याद रखना चाहिए कि भारत का मार्केट उसको चाहिए। चाचा चीन इसीलिए आप देख लिए, जब से एक तरह से कोविड के बाद जैसे जैसे उसकी मार्केट की क्षमता कम हुई है, और जैसे ही टैरिफ लगे हैं यूनाइटेड स्टेट से, वैसे ही चीन का अप्रोच इंडिया के साथ एकदम फ्रेंडली हो गया। बीच में उसने इंडिया के बारे में बिल्कुल बात करना बंद कर दिया, सब कुछ एकदम शांत हो गया, तटस्थ हो गया। इनफैक्ट उन्होंने शांति का हाथ बढ़ा दिया, भारत की तरफ से अच्छी बातें करनी शुरू कर दी। तो कहने की बात यह है कि चीन जो है वो सिचुएशनल राजा है। जब वो सिचुएशन को देखता है कि कमजोर है, तब वो मारने की कोशिश करता है। जब वो सिचुएशन देखता है स्ट्रांग है, तब वो हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। इस समय हमारी सिचुएशन सही है, स्ट्रांग है, बिकॉज ट्रंप जो है वो चीन को बजा रहे हैं। जब वो चीन को बजा रहे हैं, तो उसमें हमारी सिचुएशन ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाती है। तो इस समय जो है चीन कुछ नहीं कर सकता है पाकिस्तान के साथ। और कल यदि हमारी चीन के साथ भी कोई किसी तरह से ट्रेड संधि हो जाती है और वो हमारे साथ ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो देन वो इन्वेस्टेड पार्टनर हो जाता है। फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का साथ देना भारत के अगेंस्ट। फिर देन वो ट्रेडिशनल लड़ाई, देखिए ऐसा है ना, जियोपॉलिटिक्स का गेम ही ऐसा है कि ये चेस की तरह है।
जैसे जैसे मोहरे चलते रहते हैं वैसे वैसे सिचुएशन बदलती रहती है, वैसे वैसे ताकत भी किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा हो जाती है। तो चीन की ताकत जो आज से कुछ 4-5 साल पहले पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे थी, अब वो धीरे धीरे कम हो गई है। और मेरे विचार से जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ती है, चीन की ताकत जो है उसको केवल बैलेंस, वो नीचे ही आएगी, वो बढ़ नहीं सकती है, बिकॉज चीन और हम वो ऑलमोस्ट एक ही तरह के रोल पे इस समय दिख रहे हैं दुनिया को। सर, ग्लोबलाइजेशन। भारतीय वायुसेना के पूर्व जी एयर कमोडोर जी कार्तिकेय कालेचा दमखम के साथ ये कहने की स्थिति में है कि ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की जी। रात पाकिस्तान के ऊपर भारत द्वारा किया गया, वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबक था, औकात बताई थी उनकी, जी ये अमेरिका को भी औकात बताने का टाइम था कि देखो तुम्हारा ये पाला हुआ है, हम इसको ढूंढ रहे हैं। और अमेरिका हड़बड़ाया। करियाना हिल की जो आप बात कर रहे हैं, जी जी जो तस्लों में बता रहा हूं, परमाणु सामान जो ईरान में ढूंढ रहा है वो वहां उसका रखा है अमेरिका का। तो क्या सर ये अमेरिका के लिए भी कहीं हड़बड़ाहट पैदा करने का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। देखिए ऐसा है, मैंने अमेरिकन के साथ जितना भी इंटरेक्शन मेरा हुआ है एयरफोर्स के थ्रू, मैं एक बात ये हमेशा समझाऊं कि अमेरिकन ने हमको कभी भी अपने बराबर का नहीं समझा। हमेशा ये समझा है कि नहीं नहीं ये तो थर्ड वर्ल्ड। देखिए वो जो थर्ड वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी भी उस अमेरिकन जनरेशन के दिमाग में घुसा हुआ है। और वो चाहे आईटी में हमारे लोग वहां पर बहुत काम कर रहे हो, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परंतु उनके दिमाग में अभी भी ये है कि हम थोड़े सुपीरियर हैं और ये थोड़े से नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये अभी कर नहीं पाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर जो था एक तरह से उनके लिए वेकअप कॉल था। इनफैक्ट आपको याद होगा 2004 में पहली एक्सरसाइज हुई थी जिसको एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 04 बोलते हैं। तब मैं उस टाइम पे ग्वालियर में उस यूनिट में था जिस यूनिट ने इस एक्सरसाइज को किया था। और उस एक्सरसाइज में जो है पहली बारी भारतीय वायुसेना ने जो अमेरिकन चार हवाई जहाज आए हुए थे अमेरिकन एयरफोर्स के, उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको समझ ही नहीं आया कि भारतीय वायुसेना इतनी एडवांस कहां से हो गई, बिकॉज उनके मन में तो ये था ये तो कुछ जानते ही नहीं है। तो उसी तरह से दूसरा थप्पड़, मैं बोलूंगा 2004 के बाद ये दूसरा थप्पड़ जो है पाकिस्तान के मुंह पे अब सिंदूर में पड़ा है, जहां पर उन्होंने फिर हमें अंडर एस्टिमेट किया और अब थप्पड़ पड़ा है कि देखिए आप जानते नहीं हो कि आप किससे डील कर रहे हो। हम एक प्रोफेशनल सर्विस हैं। यस, हमारे देश की प्रायोरिटीज लड़ाई करना नहीं है, हमारे देश की प्रायोरिटी ग्रोथ है। जब हमारी ग्रोथ हो जाएगी, अकल की हम में कोई कमी नहीं है, कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है, और इस समय लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। भारत की सर तीनों सेनाओं के पूर्व बड़े अफसरों से जब भी मेरी बात होती है, जी। एक चीज सर अंदर कसा कह सकते हैं जी कि हिंदुस्तान की फौज के पास सैन्य बजट, रक्षा बजट की कमी नहीं है, बहुत है। जी बढ़ाना चाहे कितना ही बढ़ा दीजिए, जी जी लेकिन सर उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके इतने पायदान हैं। पहले काले साहब उसको सैंक्शन करेंगे, फिर संजीव चौहान सैंक्शन करेंगे, वो बढ़ते बढ़ते पूरे साल जो है इस्तेमाल ना होके वो या तो नेक्स्ट ईयर में आगे बढ़ा दिया जाता है या वापस चला जाता है। सर ये परिपाटी के सेना के अंदर है और हम सही से पूरे बजट का अगर इस्तेमाल कर लें तो वो ही सफिशिएंट है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वैसे तो रियल टर्म्स में जो है बजट बहुत बढ़ गया है। रियल टर्म्स का मेरा कहने का मतलब है जो एक्चुअल पैसा आ रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ा है, जीडीपी का 1.52% यदि हम निकाल के देते हैं, जीडीपी इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हमारा जो है बजट भी एक्चुअल पैसे में जो है बढ़ ही रहा है, और इन्फ्लेशन इतना बढ़ नहीं रहा है, तो प्राइस राइज नहीं हो रही, तो हमारी कैपेसिटी टू बाय बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो इसके लिए तो आपको देश की सरकार का धन्यवाद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। सेकेंड चीज जो हुई है, आत्मनिर्भरता के कारण अब बहुत सारी चीजें भारत में बन रही हैं, तो हमारा पैसा जितना भी है, हमारे बजट का पैसा भारतीय कंपनियों को ही जा रहा है। तो जब भारतीय इंडस्ट्री को जा रहा है तो वो पैसा भारत में ही रोटेट हो रहा है, वो पैसा हमें ही वापस आ रहा है फिर जीएसटी के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं तीसरी बात जी, अब जो हम खर्चे की बात करते हैं, देखिए एक जमाना था जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी थी, तब एयरफोर्स में सारा का सारा काम एमओडी करती थी, ठीक है ना, पूरा का पूरा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही सारी फाइलें वहीं जाती थी, वो ही डिसाइड करते थे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि रेवेन्यू कंट्रोल पूरा का पूरा जो था वो सेक्रेटरी डिफेंस के पास था। ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं ना जिसे इंडियन एयरफोर्स का रेवेन्यू ऑफिसर, एक्चुअली तीनों का, आर्मी का और नेवी का भी वही थे, सेक्रेटरी डिफेंस, ठीक है ना, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री। अब जो था धीरे धीरे करके वो पावर थोड़ा डाइवेस्ट हुआ, थोड़ा सा पावर इधर दे दिया, 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसे करके पावर जो है इंडिपेंडेंट पावर्स आने लगे, परंतु फिर भी इतना बड़ा एडवांटेज नहीं हुआ। परंतु मोदी जी की सरकार के बाद बहुत सारा पैसा अब डाइवेस्ट हो गया है सर्विस में। वाइस चीफ्स को अब पावर जो है वो ऑलमोस्ट एमओडी डेफसेक के बराबर की पावर्स है। रेवेन्यू देखिए दो हेड होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो पावर्स आ गए हैं वो ऑलमोस्ट उनके बराबर आ गए हैं। प्लस
जब भी इमरजेंसी परचेज होती है, जब भी कभी सरकार को ये लगता है कि नहीं नहीं ये पैसा जल्दी खर्चा करना है, तो वो पैसा स्पेशल कैटेगरी स्पेशल हेड में सीधा सर्विस के पास आता है। और अब आपको पता ही चल गया है, डीएमए करके जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में जो जिसके सीडीएस जो है वो सेक्रेटरी हैं, उनके पास अलग रेवेन्यू पावर्स है। तो अब जो फाइलें हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं, और मेरे रिटायरमेंट से पहले मैंने ये जादू देखा हुआ है कि किस तरह से फाइलें तेजी से चलती हैं, पैसा जल्दी से आता है। इनफैक्ट मैं एक अपॉइंटमेंट में था जिसमें बालाकोट के बाद इमरजेंसी परचेस करने पड़े थे, और मैं बड़ी खुशी से बोलता हूँ कि टोटल जो बजट सरकार ने दिया था वो 9,000 करोड़ के करीब का था, और हमने उस समय उसी समय इमीडिएटली जो है 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का जो है सामान वो खरीद लिया था। मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए थे। सामान आने में हमेशा टाइम लगता है, स्पेशली आयुध जो फिरंगी मतलब बाहर के देशों से खरीदे जाते हैं। सर, आज भी भारत बहुत निर्भर है दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के लिए। जी, बड़ा आइटम यही है। जी, सर, आज 2026 में कोई ऑर्डर किसी देश को किया करता है भारत, जी, वो सर 6 साल बाद उसकी डिलीवरी 7 जी, साल जी, बाद होती हमेशा है। होती है। वो 7 साल में कॉस्ट इतनी बढ़ती चली जाती है, जबकि वो फाइटर जेट नहीं आ पाते हमारे पास। इस सर फौज को, वायुसेना को तितर बितर करने के लिए काफी नहीं है भारत? नहीं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट है, यानी जो सेलर है, वो ये मान के चलता है कि अगर 4 साल बाद डिलीवरी है तो नॉर्मली अपना पैसा इन्फ्लेशन करके वो उसी में ऐड कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एडेड रहता है। तो ये सही बात नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एडेड रहता है तो ये सही नहीं है कि वो 4 साल बाद जो है वो हवाई जहाज एक्चुअली ज़्यादा महंगा होगा। वो रहेगा उसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में, परंतु जो सेलर है वो स्मार्टली उसमें ऐड कर देता है। जब हम नेगोशिएट करते हैं तो यही हम प्राइसेस कम करना नहीं कोशिश करते लेकिन हैं। सर हमारी ताकत तो बहुत देर में बढ़ पाती है ना, हम लेट हाँ, जाते हैं। फिजिकल ताकत देखिए वो तो है ही, जब तक इक्विपमेंट आएगा नहीं। तो आत्मनिर्भरता इसीलिए तो बहुत जरूरी थी। आत्मनिर्भरता का मतलब मुझे लगता है कि जो लेकिन ज्ञान सर है। हमारे पास जितना सैन्य बजट है, रक्षा जी, बजट है भारत का जी, सालाना, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं हाँ, अपने बनाने में। आप मानते हैं? देखिए आप मैं आप मेरा मानिए, लास्ट आप मानिए, आप हाँ, मानिए। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, जो चीज़ सच है संजीव जी, उसको मानने में बिल्कुल कोई गलत नहीं है। परंतु मैं जो था भारतीय वायुसेना के प्रिंसिपल डायरेक्टर वेपन्स भी था, तो मेरी एक अपॉइंटमेंट वो भी थी। तो मैं इसीलिए अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ बोल रहा हूँ कि अब और उसमें उस समय बहुत फर्क है। अब जो जिस तरीके के जो बेसिक एम्यूनिशन है, देखिए बेसिक एम्यूनिशन क्या था, पहले हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पे डिपेंड करते थे। अब सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो पुराना एक तरह से नेशनलाइज तरीके से बड़े ही मतलब मैं तो ये बोलूँ बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज चल रही थी, अब उनको एफिशिएंट बना दिया है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है खुद ढूंढ रही है कि हम नए तरीके के एम्यूनिशन बनाएं। छोटी छोटी गोलियां तक भारत में नहीं बनती थी, आपको विश्वास नहीं होगा। सारी गोलियां भारतीय वायुसेना को बाहर से खरीदनी पड़ती थी। कितने दुख की बात है, इतने साल बाद भी। परंतु अब हम नहीं खरीद रहे, अब सारी गोलियां हम बना रहे हैं। अब सब कुछ हमारे पास ही आ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि आत्मनिर्भरता छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है और बड़ी बड़ी चीजों तक जाती है। हवाई जहाज तो हम बना लेंगे, परंतु यदि हम गोली ना बना पाए तो हवाई जहाज तक कहां से पहुंचेंगे? तो ये क्रेडिट जो है ये सारा इस सरकार को ही देना है। देयर इज नोबडी एल्स। 2014 से पहले तो किसी ने नहीं सोचा था ये सब। लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो सीधा बोलता हूं उनको कि 2014 से पहले ये ज्ञान क्यों नहीं आया था? क्या कम ज्ञानी थे इस देश में लोग? 2014 के बाद सडनली एक प्रधानमंत्री आता है और वो अपनी तरह से काम करने लगता है और सडनली सारी दुनिया ज्ञानी हो जाती है। मतलब आप ये कहते हैं 2014 से पहले जो कांग्रेस हुकूमत थी वो सिर्फ खास रही थी बैठ के बिल्कुल दीवार कुछ के नहीं। देखिए मुंडेर पे, और मोदी जी ने सब काम किया है फौज के लिए और देश के मोदी लिए। जी ने बहुत काम किया। सब काम तो मैं कह नहीं सकता, फौज उससे पहले भी थी, तो सब काम तो नहीं है, जो सच बात है। परंतु मोदी जी ने बहुत काम किया है और सरकार ने बहुत चेंजेस लाए हैं जो फौज को मोर एफिशिएंट और इमीडिएटली ताकतवर बना। सर एक चलते चलते जी, अंतिम सवाल है और आप उस सवाल के आसपास ही जवाब दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा दर्शकों के लिए। स्टेटमेंट हिंदी के 35 साल की जी, एयरफोर्स की नौकरी भारतीय वायुसेना की सेवा में जी। कभी लगा कि मौत करीब है और बाद में जिंदगी हंसती हुई नजर आई? नहीं, नहीं संजीव जी, ये तो फाइटर पायलट का काम ही ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगा। ऐसी बात नहीं है कि कई बार ऐसा लगा। मैं तो बस ये मेरी आप ये कहिए कि देखिए मैं मानता हूँ कि जो फाइटर पायलट जो मर जाता है, जो जो देश के सेवा करते हुए या हवाई जहाज के एक्सीडेंट में बलिदान हो जाता है जिसका, वो जानबूझ के नहीं मरता है। वो पूरी कोशिश करता है कि हवाई जहाज को, अपने एसेट को, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाता है और इसलिए मरता है। तो मेरा मानना ये है कि वो आखिरी समय तक देशभक्ति रहता है।
चाहे वो हमारे बीच अभी नहीं हो और चाहे हम उसको एक तरह से कह लें, जिसे बोलते हैं ना। मेरे सवाल कोल्ड कार बोलते के हैं। काले साहब से था, तो 35 साल की वायुसेना की ऐसा सेवा में कभी लगा, देखो सर गलतियां तो इंसान से होती नहीं, हैं, ऐसा बहुत बारी होता है संजीव जी। वो मैं बच एक गया, मैं यही कहना चाहता था कि मैं बच गया। मैं वो मैं सर प्रभु का आशीर्वाद मानता हूँ। मैं सर वो मैं लम्हे बच गया। सुनना चाहता हाँ। हूँ, स्टेट मिरर पे सारे जी दर्शक जी जी व्यूवर्स जी। हमारे सब्सक्राइबर्स सुनना चाहते हैं कि कब लगा कि मौत सामने है लेकिन बहुत जिंदगी बारी हंसती हुई नजर आई। बहुत बारी लगा संजीव जी, ऐसी बात नहीं है। बहुत बारी लगा। ये काम ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा इसमें रिस्क तो है, हाई कब कहाँ का हाई क्या रिस्क होता है। फ्लाई कर रहे थे थोड़ा सर बताइए। अच्छा आपको अच्छा, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। ये तब की बात है जब हम ऑपरेशन पराक्रम के लिए डिप्लॉयड थे। मैं फ्लाइट कमांडर था मिग 27 स्क्वाड्रन का, और हम जैसलमेर में डिप्लॉयड थे। और उस समय हमें एक ऑपरेशनल मिशन आया था, जिस मिशन में हमें रात को, और हमारी जो स्क्वाड्रन था वो रात को स्ट्राइक करने में स्पेशलाइज करता था। तो हमें मिशन आया था कि रात को हमें जो है पाकिस्तान की तरफ कुछ प्रोबिंग रन्स करने। प्रोबिंग रन्स बोलते हैं ताकि उनके रडार वगैरह ऑन हो जाए और हम ये देख सकें कि उनके रडार कहाँ कहाँ पोजीशन है। तो जब ये ऑर्डर आया तो ऑब्वियसली मैं तब नंबर 2 था यूनिट में, मेरे सीओ थे और मैं था। तो अब जब मैंने ये प्लान किया एक्सरसाइज, तब मैंने बोला कि ठीक है मैं फ्लाई करूंगा रात को, और सीओ जो है, क्योंकि हम दोनों सबसे सीनियर थे, तो सीओ जो है वो मेरे नंबर 2 रहेंगे और मेरे बाद आएंगे। ये करके हमने ये मिशन किया। और ये मिशन जब हमने रात को किया, रात को जैसलमेर में, आप सोच सकते हैं वहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं होता, और ऊपर से उस समय थोड़ा आंधी और तूफान का वेदर वार्निंग भी थी। और पहले हम अंदर अपने अपने देश की तरफ अंदर गए, और फिर प्लान ये था कि हम मुड़ के पाकिस्तान की तरफ एकदम हाई स्पीड पे तेजी से जाएंगे। और जब पाकिस्तान ऐसे हवाई जहाज को हाई स्पीड पे अपनी तरफ आते हुए देखेगा तो वो अपने रडार खोलेगा। जब वो रडार खोलेगा तो हम उनके रडार को, हमारे जो दूसरे हवाई जहाज हैं, वो पिकअप कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि वो रडार कहाँ पर है। तो खैर ये प्लान करके हम गए, और जब हम अंधेरे में मैं उस पोखरन के ऊपर मुड़ रहा था पाकिस्तान की तरफ, बॉर्डर की तरफ वापस, तब वहां पर एक बहुत बड़ा थंडर क्लाउड जिसे बोलते हैं ना रात को, और उसमें मैं फंस गया। और 1 मिनट तक हवाई जहाज जो था वो, मैं नीचे करीब 3000 फीट पे था, और 3000 फीट से 13000 फीट तक हवाई जहाज जो है वो ऊपर और नीचे गया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब शायद 10-15 सेकंड में हुआ होगा। और बिजली कड़की, बिजली लगी हवाई जहाज पे। बिजली ऑफ कोर्स हवाई जहाज पे ज्यादा असर करती नहीं है, परंतु मेरे लिए पहली बार ही था कि मैं ऐसे क्लाउड में फंसा था। और मतलब इतनी तेजी से हवाई जहाज ऊपर नीचे गया कि मेरा सर जोर से कैनोपी पे टकराया, जबकि हम स्ट्रैप्ड अप रहते हैं पूरी अच्छी तरह से, सीट पे बंधे रहते हैं, हिल नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी टकराया। हवाई जहाज का जो जॉयस्टिक थी वो हाथ से छूट गई, उसको मैंने दोबारा पकड़ा, और फटाफट मैंने आरटी साइलेंस पे, हमारे पास 2 आरटी होते हैं, तो मैंने दूसरे आरटी पे एक 2 बारी दबाया, ये बताने के लिए मेरे पीछे जो मेरे सीओ आ रहे थे कि सर मौसम का कुछ गड़बड़ है। कुछ इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता था, बिकॉज पाकिस्तानी सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैंने 2 बारी वो क्लिक किया, और फिर जब मैं नीचे आया वापस, हवाई जहाज कंट्रोल का बाहर निकला। तो इस छोटे से एपिसोड में वापस, खैर मेरे को मिशन करना था, मिशन हमने किया, हम वापस आके लैंड किए, और मेरे सीओ मेरे को जैसे ही हम उतरे बोले हैप्पी बर्थडे कार्तिक, क्योंकि हवाई जहाज में डेंट पड़े थे बड़े बड़े हवाई जहाज की बॉडी पे, क्योंकि अंदर ओले भी थे उसमें क्लाउड में। तो जब मैं ऊपर उठा था तब हवाई जहाज में दम दम करके ओले लगे थे, तो हवाई जहाज की बॉडी पे डेंट पड़े हुए थे बड़े बड़े। तो आके उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। तो इस तरह का ये मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है, परंतु आई एम श्योर कि इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे पायलट्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे। 35 साल की सर वायुसेना में, भारतीय वायुसेना में सेवा में और कौन कौन से बड़े ऑपरेशंस, ताकि समझ सकें स्टेट मिरर के दर्शक व्यूवर सब्सक्राइबर्स कि संजीव चौहान किन कार्तिक काले के साथ बैठे हुए। देखिए वो तो प्रभु की एक तरह से आप उसको, प्रभु ने मेरे साथ थोड़ी नाइंसाफी तो ये जरूर करी कि किसी एक्टिव ऑपरेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इनफैक्ट जब कारगिल हो रहा था तब मैं जोधपुर में पोस्टेड था, तो हमें जैसलमेर की तरफ भेज दिया, तो मैं हम कारगिल नहीं पहुंच पाए। परंतु दूसरी तरीके से कारगिल में एक स्पेशल हथियार का इस्तेमाल होना था जो मैंने ही क्लियर किया था, तो उस हथियार के इस्तेमाल के लिए मेरे को स्पेशली वहाँ बुलाया गया। और जो दूसरा स्क्वाड्रन था जो उस हथियार का इस्तेमाल करने वाला था, इनफैक्ट बड़ी फेमस स्ट्राइक थी, एक नीलम वैली पे एक बंकर था, उसके अगेंस्ट वो हथियार इस्तेमाल करना था। वो फाइनली नहीं हुआ इस्तेमाल, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कुछ और कर दिया उसके लिए। लेकिन उस हथियार के इस्तेमाल के लिए मुझे बुलाया गया। मैंने वहाँ 2 दिन उस स्क्वाड्रन के साथ बैठ के उनको समझाया कि किस तरह से इस हथियार को यूज़ करना है, और प्रभु की इच्छा नहीं थी तो हम शायद उसमें भाग नहीं ले सके। और मतलब इस तरह से मैंने शायद हर किसी न किसी ऑपरेशन में कहीं ना कहीं से बाहर से कंट्रीब्यूट जरूर किया है, परंतु जैसे मैं कहता हूँ शायद मेरी खुशकिस्मती नहीं थी। लेकिन सर कारगिल में जिस हथियार का आपको इस्तेमाल करना था, जी, जी। नहीं कर पाए, वो आप सर हल्के से जैसे
शहबाज शरीफ पे कपड़ा डाले हुए हैं। मुनीर साहब, आप भी सर बचा गए, हथियार का नाम तो खोल ही सकते। नहीं देखिए, वो एक थर्मोबैरिक वेपन था। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मुझसे पूछा गया था कि ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसे बारबारी अमेरिकन बोलते हैं ना, हम डालेंगे, वो एक थर्मोबैरिक है 10,000 किलो का। और उस समय हमने एक 500 किलो के रशियन थर्मोबैरिक बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो थर्मोबैरिक बॉम्ब था, और वो थर्मोबैरिक बॉम्ब जो होता है वो बंकर तोड़ने में काफ़ी अच्छा आता है, इन द सेंस कि वो एक हाई प्रेशर वेव क्रिएट करता है जिससे बंकर तक की वॉल गिर सकती है। तो उस समय हमारे पास जो थे पेनिट्रेटर्स, यानी जो बंकर को तोड़ के अंदर जाते हैं, ऐसे हथियारों की कमी थी कारगिल के टाइम पे। और हमें हाई ऑल्टीट्यूड पे बंकर तोड़ने के लिए ऐसे स्पेशलिस्ट हथियार चाहिए थे। तो ये रशिया से इमीडिएटली खरीदा गया था, ये हमारे पास स्टोर में था। मैंने नॉर्मल ट्रायल्स किए थे, परंतु फिर किसी पहाड़ पे यदि आपको उसको मारना है तो उसके लिए एक अलग ट्रायल करना था। वो ट्रायल किया, फिर उस ट्रायल करने के बाद उस हथियार को समझाने के लिए दूसरे स्क्वाड्रन के पास गया, परंतु तब तक इंडियन एयरफोर्स ने कुछ और डिसाइड कर लिया। फाइनली वो बंकर तोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है कि वो बंकर बचा नहीं, परंतु किसी और हथियार से तोड़ा गया। तो ये कहानी थी, बस वो मैं सुना। शुक्रिया। ये थे खतरों के खिलाड़ी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर कमोडर कार्तिकेय काले। आपको कैसे लगे विभाग बातचीत में भारतीय वायुसेना के वो जाबाज जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन जब आंख खुली तो सामने जिंदगी हंसती हुई नजर आई, और साथ ही सीनियर पायलट ने कहा हैप्पी बर्थडे कार्तिकेय। खतरों के खिलाड़ी ऐसे ही होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है। कार्तिकेय काले जैसे लोग जो हैं अफसर, यही देश की सरहदों के लिए सिर कटाने को भी तैयार हैं। हम रात को जो सोते हैं ना चैन से, तो उसमें कई कार्तिकेय काले जाग रहे होते हैं सरहदों की रक्षा सुरक्षा में। घर बैठ के कुछ भी कह लीजिए मुंह जबानी, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन किसी भी फौजी का आसान नहीं होता है। लेकिन उसके सामने सरहदों की सुरक्षा से बड़ा कोई और चैलेंज नहीं होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।